प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए शुरू करते हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक व मापन। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट और मापन को बोलते हैं मेजरमेंट। किसकी यूनिट, किसका मेजरमेंट? अपने दिमाग में ये दो बात आती है कि सर आप किसकी यूनिट की बात कर रहे हो, ये यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट किसका करना चाहते हो, उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों, इस दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनको हम मेजर करते हैं। किसी भी, जैसे आप अपनी हाइट की बात कर लो, सिंपल सी बात है, तो आपकी हाइट लगातार धीरे 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 बढ़ती जा रही है। आप घड़ी के अंदर टाइम नोट करो, समय लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब आप अपना वेट की बात करो, आपका जो मास है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं क्या, इन्हें हम क्या नाम दें? जो ये नाम है वो क्या है? भौतिक राशि। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि कौन सी है? वे राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं इसको। भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जो भौतिक जगत को परिभाषित करती हैं। साथ ही जिन्हें मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप अपने साथ कॉपी पेन रखें, साथ में नोट भी करते जाए। वे राशियां क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी वे राशियां जो क्या करती हैं, इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को, भौतिक जगत को परिभाषित करती हैं, तथा साथ ही साथ जिन्हें मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण मेरे दोस्त क्या क्या है? द्रव्यमान, जिसे हम नापते हैं और आपको मालूम भी है कि लगातार बढ़ता भी जा रहा है। समय, घड़ी के अंदर आप क्या देखते हो? समय देखते हो, और जो आपका धीरे समय जो है लगातार बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज जो है वो कल नहीं होने वाला, कल जो है वो परसों नहीं होने वाला, इस तरह से लगातार बदलता जा रहा है। लंबाई, आपकी जो हाइट है, किसी कमरे की लंबाई है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वो चेंज होती जा रही है। लगातार हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, चेंज भी होती जाती है। ठीक है। तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, ये सारी की सारी बहुत सारी हैं, जिनको हम एक एक करके अच्छे से डिटेल से पढ़ने भी वाले हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी वन बाय वन हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, हम हमारे डेली लाइफ में जो कुछ भी हमारे सामने देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे मापते हैं। जिस भी राशि से हम नापते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे द्रव्यमान की बात करें, समय की बात करें, समय को नापते हो आप,
तो समय को नापते हो तो सेकंड में नापते हो, मिनट में नापते हो, घंटे में नापते हो। तो वो सेकंड, मिनट, घंटा ये क्या है? मात्रक है। और मापन का आपके पास सोर्स क्या है? घड़ी से नापते हो समय, तो घड़ी आपका एक मापन का माध्यम हो जाएगा। मात्रक उसका क्या हो जाएगा, जो उसके आगे हम लिखेंगे। तो अब इसके आगे लिखते हैं, ये तो होगी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इनके जो प्रकार है वो हम लिखते हैं प्रकार। और इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशियां। दूसरी है व्युत्पित, व्युत्पित भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको बोलते हैं, व्युत्पित को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो मूलभूत भौतिक राशि है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और व्युत्पित भौतिक राशि को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आइए उनको दोनों को हम अलग अलग परिभाषित भी करने वाले हैं कि दोनों अलग अलग क्या होती है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो, अब जो मूलभूत भौतिक राशि है, मूलभूत भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपने नाम सुना होगा कि फंडाज क्लियर होना चाहिए, ऐसा वर्ड तो सभी ने सुना। फंडाज क्लियर होना चाहिए यानी अपनी नींव मजबूत होनी चाहिए, अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यानी ये इस तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, यानी जिससे नींव डलती है, जिससे फाउंडेशन तैयार होता है, यानी फिजिक्स बनती है। ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो शुरुआत में इमेजिन की गई थी। उनके माने बिना बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं चलती है। यानी वो मूलभूत भौतिक राशि वो है जिनको बनाने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में अपनी अस्तित्व रखते हैं, उनके अंदर कोई दूसरा मिला हुआ नहीं है, सीधी सी बात ही है। तो ये क्या है? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी होती है, अर्थात इनका स्वयं का अस्तित्व होता है। ये मूलभूत भौतिक राशि कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। यानी इस दुनिया को समझने के लिए हमें 7 भौतिक राशि ऐसी जरूरत पड़ेगी जिनको पूरी दुनिया के अंदर स्टार्टिंग में माना गया है कि ये इतना होता है, ये इतना होता है। जैसे आप दुकान पर जाते हो, आपको कपड़े सिलवाने हैं, आप वहां जाके कहते हो दुकानदार को मुझे 1 मीटर शर्ट का कपड़ा दो या 1.5 मीटर पैंट का कपड़ा दो। तो ये मीटर बोलते हो ना, मीटर, ये मीटर किसे कहे? इतनी सी दूरी को मीटर कहे, इतनी सी दूरी को मीटर कहे, इतनी सी दूरी को मीटर कहे।
इतनी सी दूरी को मीटर कहे या बहुत ज्यादा दूर पर जाके उसको मीटर कहे? क्या आप अपने दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन रखते हो? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि 1 मीटर किसे कहें? ये शुरुआत कैसे हुई? 1 मीटर, इतनी इतनी डिस्टेंस को 1 मीटर कैसे बोलते हैं? ये हो सकता है इतने से को भी तो 1 मीटर बोल सकते थे। भाई आप अपने आप पर लेके चलो, पेरेंट्स ने आपका जो नाम रखा है, सपोज वो नाम न रख के कोई दूसरा नाम रखते तब भी आपका कोई अस्तित्व तो होता ना। यानी आपको अपने आप को लोगों के बीच में पहचान दिलाने के लिए पेरेंट्स ने आपका नाम रखा। हो सकता है वो दूसरा नाम भी हो सकता था, उनके दिमाग में जो चल रहा था उस टाइम पर कोई भी नाम हो सकता था, है ना। तो वही बात है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वही है ना। शुरुआत में उसको डिफाइन किया गया कि प्रॉपर 1 मीटर ये है, 1 kg ये है। तो ये कौन कौन सी होती है? तो ये 7 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 7 प्रकार की होती है। एक एक का मैं नाम लिखता हूं। द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं मास, समय, समय को बोलते हैं टाइम, दूरी, लंबाई, लेंथ बोल दो इसको, चलो लंबाई, लेंथ, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके बाद में आ जाता है तापमान। शायद ही कोई बच्चा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता हो। ये हर भौतिक राशि आप जानते हो, पर आज आप जो नाम सुन रहे हो नए नए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि क्या होती है, विद्युत धारा, आप छोटी क्लासों में ये सब पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रिक करंट, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। और क्या बच गया? करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ, हाँ तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ये 7 चीजें शुरुआत में ये सबको अच्छे से डिफाइन किया गया कि 1 मीटर हम इसे कहेंगे। जैसे देखो अब इनके मात्रक भी मैं लिख देता हूँ साथ साथ। इनके मात्रक यानी इन्हें किस में नापा जाता है उसकी बात हम करना चाह रहे हैं। इन्हें किस में नापा जाता है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है ये है भौतिक राशि अपनी। द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं बताओ आप? मार्केट में किलोग्राम में। बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट में लिखा जाता है इसको केजी से। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में, तो इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। लंबाई को किसे नापते हैं? मीटर से। पदार्थ की मात्रा एक ये नया चीज है आपके लिए, इसे हम मोल बोलते हैं। मोल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है ये मोल, स्मॉल। टेम्परेचर को किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, तो यहां पर हम केल्विन लिखते हैं। विद्युत धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर। प्रकाश की तीव्रता को कैंडला, इसको भी आपने बहुत कम यूज किया होगा, सीडी बोलते हैं, कैंडला, कैंडेला, ठीक है। अब यहां पर इनके सिंबल होते हैं, सिंबल देखो, जिसे हम दूसरे रूप में ये कह सकते हो वीमा, वीमा होती है इनकी, है ना। सिंबल क्या हो सकता है? देखो द्रव्यमान को शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखने की कोशिश करें हम तो किससे लिखें? स्मॉल एम, कैपिटल एम लिख दे, है ना। तो इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल एम। तो इसकी जो वीमा है, डायमेंशन है, इसको
डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन। तो इसकी जो विमा है, डायमेंशन क्या है? द्रव्यमान को कैपिटल एम लिखते ही हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, किसकी बात कर रहा है? द्रव्यमान की बात कर रहा है। समय, समय का क्या पहला लेटर क्या है? कैपिटल टी, ये लो कैपिटल टी लिख दिया। लंबाई का पहला लेटर कैपिटल एल। अब आती दिक्कत यहां पर, पदार्थ की मात्रा, तो इसको मोल को मोल ही लिखा जाता है, यानी मात्रक को यूज कर लिया जाता है, मोल। और तापमान, तापमान का के ही यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और विद्युत धारा का ए ही यूज कर लिया जाता है। और प्रकाश की तीव्रता का सी डी ही यूज कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर आपको इन नीचे वालों में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें तीन में क्या है, यहाँ पर आपको विमा यानी डायमेंशन है उसकी हमें बात करनी है। द्रव्यमान को हम एम भी लिखेंगे, लंबाई को टी एल लिखेंगे, समय को टी लिखेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। इनका यूटिलाइजेशन क्या है, क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना आप एक बार लिख लीजिए। यानी जो मूलभूत भौतिक राशि होती है वो क्या होती है, यानी जो खुद से मिलकर बनी होती है, किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, उनका खुद का अस्तित्व होता है, उन्हें मूलभूत भौतिक राशि बोलते हैं। ऐसी 7 भौतिक राशि है जो पूरी दुनिया के अंदर ये माना गया है कि वो किसी से मिलकर नहीं बनी है। यानी हम किसी के द्रव्यमान की बात करें, जैसे मैं एक डस्टर लेता हूँ, इसका द्रव्यमान नापता हूँ, तो मुझे केवल और केवल इसका द्रव्यमान नापना है। ऐसा नहीं कि मुझे इसकी लंबाई भी नापनी है, इसकी चौड़ाई भी नापनी है, इसकी ऊंचाई भी नापनी है और समय भी नापना है। दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल द्रव्यमान नापना है। समझ गए आप बात? ऐसे ही मुझे समय नापना है तो केवल मुझे समय नापना है, उस टाइम पे द्रव्यमान बाकी की जरूरत नहीं है। ऐसे आप आगे और अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे जब हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों की बात करेंगे, तब और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, इसको मिटा दे। अब मैं बात करता हूं दूसरी भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है? जो किनसे मिलकर बनी होती है? जो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। यानी व्युत्पन्न डिराइव्ड भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो दूसरी भौतिक राशि, यानी दूसरी वो कौन सी हो सकती है? मूलभूत भी हो सकती है, वह व्युत्पन्न हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, ध्यान रखना आप। वो मूलभूत भौतिक राशि से भी मिलकर बनी हो सकती है और वो डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि से भी मिलकर बनी होती है। यहाँ नहीं हट जाएगा और परिभाषा ऐसे बन जाएगी, यानी जो वे भौतिक राशियां जो मूलभूत भौतिक राशियों से या मूलभूत व व्युत्पन्न या व्युत्पन्न व व्युत्पन्न भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब उदाहरण कौन कौन से हैं देखो, अब उदाहरण समझेंगे तब और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यानी मैं बात करूं क्षेत्रफल की, आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल किस किस का हो सकता है, यानी किसी पृष्ठ का हो सकता है, एरिया किसका हो सकता है, एक सरफेस का हो सकता है। सरफेस कैसी हो सकती है, पृष्ठ कैसी हो सकती है? एक वर्गाकार हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक सर्किल हो सकता है, ठीक है, और एक सिलेंडर का सरफेस भी हो सकता है। एक सिलेंडर है, इसका जो बाहर का सरफेस है इसकी बात कर रहा हूं मैं, और इस बाहर के सरफेस, या एक स्फीयर है, इसके सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। गेंद है अपने पास, गेंद के बाहर की जो सरफेस है, बाहर की जो पृष्ठ है उसकी बात कर रहा हूं मैं। यानी इनकी सबकी सरफेस हो सकती है और सबका सरफेस एरिया
यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बताओ, ये वर्ग है, ये आयत है, ये मुझे एक वृत्त मिला हुआ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी ये भुजा ए है, इसकी ये भुजा बी है, ये ए है, ये ए है, इसकी त्रिज्या इस कैपिटल आर है और इसकी हाइट कैपिटल एच स्मॉल एच है, ये एक बेलन है, सिलेंडर है, और ये एक गोला है, ठोस गोला है। जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर। आपसे मैं पूछ रहा हूं इनका क्षेत्रफल बताइए सबका, गणित में 10वीं क्लास में आप खूब पढ़ के आए हो, बताओ। भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर, इसके लिए ए गुणा बी, इसके लिए पाई आर स्क्वायर, इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों तरफ का पाई आर स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है ना, ये पाई आर स्क्वायर एच तो इधर वाला हो जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है ना, क्योंकि इसको हम काट देंगे तो एक आयत बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई आर आर प्लस एच, इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। अब बात आती है, अब सुनो गौर से, व्युत्पित भौतिक राशि कैसे बनेगी, क्षेत्रफल है, इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, इस कोने से चला यहां तक पहुंचा, ये एक लंबाई है, क्या इससे मैं क्षेत्रफल को परिभाषित कर सकता हूं, क्षेत्रफल तभी आएगा जब ये भुजा भी आएगी, भुजा गुणा भुजा होता है, अकेली भुजा नहीं होती है, भुजा के साथ दूसरी भुजा का होना बहुत जरूरी है, तभी क्षेत्रफल आएगा, यानी ये भुजा और ये भुजा का गुणनफल है। बच्चे बहुत सारे ये समझते हैं कि इसका वर्ग होता है, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तभी इसका क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल कैसे परिभाषित होता है, आप ये समझो कि इन दोनों को आप आगे की तरफ बढ़ाओ तब ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है यहां पर मुझे क्या चाहिए, एक लंबाई, और ऐसे ही इधर स्केल लगाकर इधर वाली लंबाई, हैं दोनों बराबर, पर दोनों लंबाई को मुझे अलग अलग मेजर करना पड़ेगा और दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, यानी लंबाई गुणा लंबाई। अब लंबाई गुणा लंबाई, कितनी लंबाई की जरूरत पड़ी, 2 की पड़ी ना, एक से लंबाई से काम नहीं चला। बताओ इसमें कितनी मूलभूत भौतिक राशि है, इसमें कितनी मूलभूत भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर, एक है कि दो है, 2 लंबाई है, एक नहीं है, लंबाई 2 बार काम में आई है, इसलिए ये क्या बन गई, व्युत्पित। अदरवाइज ये होती फंडामेंटल मूलभूत भौतिक राशि होती, पर अब ये कैसी बन गई, व्युत्पित भौतिक राशि बन गई, क्योंकि इसमें लंबाई 2 बार आ गया, इसमें लंबाई को 2 बार काम में लिया गया। ऐसे यहां पर बताओ, यहां पर लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो यहां पर भी 2 बार, यहां पर भी 2 बार, यहां पर भी, यहां त्रिज्या 2 बार आई है, यहां त्रिज्या और ऊंचाई आई है, यहां त्रिज्या भी 2 बार आई है। कहने का मतलब है हर बार जब जिस लंबाई को हम मेजर करते हैं, जिस भौतिक राशि को हम मेजर करते हैं, उसमें 2 मूलभूत भौतिक राशियों का उपयोग किया गया है, इसलिए ये सारे के सारे, यानी ये है तो क्षेत्रफली, पर ये सारे के सारे के क्षेत्रफल कौन से हैं, व्युत्पित भौतिक राशि में सम्मिलित होते हैं। अब यहां पर इनकी सबकी यदि विमा निकालना चाहो तो यहाँ क्या हो जाएगा, विमा मात्रक क्या हो जाएगा, पहले देखो मात्रक लिखता हूं मैं इसका, मात्रक, इस दूरी को मैं किस में नापूं, मीटर में, इसको भी मीटर में, तो मीटर गुणा मीटर, और आपने 9th क्लास में पढ़ा है जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर मीटर गुणा मीटर, यहाँ पर भी मीटर गुणा मीटर, यहाँ पर भी मीटर गुणा मीटर, यहाँ पर भी मीटर गुणा मीटर, तो क्या बन जाएंगे सारे के सारे मात्रक मीटर स्क्वायर। और विमा क्या बन जाएगी, विमा क्या बन जाएगी, देखो लंबाई
लंबाई को मैं किससे लिखता हूं, एल से, और दूसरी लंबाई को भी एल से। दो लंबाई है, इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक, कितनी बन गई, दो। तो यार बीमा में मैं क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका यूज, मात्रक का तो यूज आप समझते हो, मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो हम क्षेत्रफल, जैसे हमें सीधे से बात है कि कोई पेंटर है और उस पेंटर को आप अपने घर पर लाकर कहते हो कि भैया एक काम करो, आप हमारे घर पर 5 मकान है जिसमें एक रसोई है, एक हॉल है, 3 कमरे हैं, आपको इस पर पेंट करना है, बताओ कितना चार्ज करोगे। 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे, कितना चार्ज करोगे। तो वो क्या देखता है, वो सबसे पहले मकान की हाइट देखता है, लंबाई देखता है, चौड़ाई देखता है, फिर क्या निकालता है वो, क्षेत्रफल निकालता है। फिर वो अपनी कैपेसिटी से उसमें डिवाइड करता है कि मैं एक दिन में कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता हूं। सपोज वो 100 वर्ग मीटर पेंट कर सकता है एक दिन में, और उस पूरे घर का जो एरिया वो आ रहा है 1000 वर्ग मीटर, तो उससे कितना दिन लगेगा, 1000 में 100 का भाग लगा देगा, 10 दिन लगेगा। तो वो 10 दिन का अपना जो चार्ज होता है, सपोज 1000 रुपये लेता है पर डे, तो वो क्या कहेगा, 10,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो घाटे में चला जाएगा वो, है ना। तो वो यदि दिमागदार है तभी वो फायदे में रहेगा ना, अदरवाइज तो उसको घाटा होगा ही होगा। तो वो सबसे पहले स्केल लेके, फीता लेके उसे क्या करना चाहिए, लंबाई चौड़ाई मेजर करना चाहिए, रफली ही कर लो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगभग एक बार आइडिया लगा लो कि इस दीवार की लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इस कमरे की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है, वो सारा निकाल कर आप उससे क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसलिए तो आपको बताया जाता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब आयताकार सतह होती है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप। कुछ जगह आपको टंकी मिलेगी तो टंकी के बाहर का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, त्रिज्या मालूम करके कर सकते हो ना। तो वहां पर टंकी को भी पेंट करना है, सपोज सीमेंटेड टैंक है कोई, तो उसको पेंट करना है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, आपके पास फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप। सपोज कोई एसी, आजकल टैंक एसी भी रखते हैं बहुत सारे लोग, स्पेरिकल रखते हैं, गोलाकार रखते हैं, तो गोले का क्षेत्रफल निकाल लो। तो यानी हमारे पास 10th क्लास में हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं। आप पूरे घर के जितनी भी सरफेसेज हैं, जितनी भी पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो और आप गणित कर सकते हो और फिर उसको बता सकते हो। आप उससे कुछ ज्यादा ही बताओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हो कि इतना चार्ज लगेगा। अदरवाइज अंदाजे में बोलेगा कि देखने से थोड़ी पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। बहुत सारी पृष्ठ ऐसी होती है देखने से अंदाजा नहीं लगता है, देखने से तो वो गड़बड़ और हो जाती है, दिखता तो ज्यादा है, दिखता कम लगता ज्यादा है ना। इसलिए बहुत सारे पेंटर है वो घाटे में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये गणित नहीं आती है और उसकी वजह से वो अंदाजा लगाते हैं, अंदाजे में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, होता है ना। आप अक्सर देखते हो आंखों के सामने हमारे इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती है। तो कहने का मतलब है व्युत्पन्न भौतिक राशि वो होती है जिनमें या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूलभूत भौतिक राशि का जो का उपयोग है वो एक से अधिक बार किया गया है। हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार। देखो 3 बार वाला वो देखते हैं, 3 बार किस प्रकार किया जाता है। 3 बार है आयतन। आयतन वर्ग का आयतन होता है क्या? कोई पूछे आपसे कि एक स्क्वायर है आपके पास, उसका आयतन बताओ, बता सकते हो क्या है? कितना होता है बताओ? वर्ग का आयतन। आयतन किसका होता है? आयतन हमेशा कोई 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 3 दिशाएं इस्तेमाल की गई है। 2D वाले का कभी भी आयतन नहीं होता है, ध्यान रखना। इस पृष्ठ का आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड का आपको कहे कि आयतन निकालो, नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि इसमें केवल लंबाई और ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, आयतन नहीं निकलेगा। तो वर्ग का भी नहीं निकलेगा, आयत का भी नहीं निकलेगा, और वर्त का, इसका भी नहीं निकलेगा, इसकी भी पृष्ठ होगी। पर बेलन का आयतन होगा, क्योंकि बेलन के अंदर कुछ भरा जा सकता है, भरा जा सकता है, यानी एक 3D ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास ठोस गोला है, इसके अंदर भी कुछ है, यानी इसका भी आयतन होता है। और दोनों का आयतन है, उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बेलन का जो आयतन होता है, या आप जिस रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो उस रूम का आकार कैसा है बताओ? आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, बहुत सारे आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स किए हैं, है?
आयत से मिलकर बनाया, पर 6 आयताकार पृष्ठ होती हैं और 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर एक इस तरह की आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। एक होता है घन, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। लूडो खेला आप सभी ने, उस लूडो के अंदर जो डाइस होती है, पासा फेंकते हो ना, पासा बोलते हैं डाइस, वो डाइस जो है उसकी सारी भुजाएं बराबर है। एक पर एक टिमकी, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, इस तरह 5, 6 लगी रहती है ना। तो कहने का मतलब वो डाइस है, वो उसका अंदर कितना माल भरा हुआ है वो आयतन में आता है। एक कमरे के अंदर कितनी हवा है वो आयतन में आएगा, है ना। समझ रहे हो ना बात? तो आयतन के लिए हमें कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए? 3D ऑब्जेक्ट चाहिए। अब 3 दिशाएं होंगी इसके अंदर, यानी घन का आयतन क्या होता है बताओ? भुजा की घात 3, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपको। बताओ कितनी भौतिक राशियां काम में आई है इसके अंदर? 3। लंबाई को 3 बार काम में लिया गया है, इसका मतलब एक लंबाई से काम नहीं चलने वाला है। इसमें 3 मूलभूत भौतिक राशि है, वो एक ही प्रकार की है, तीनों हैं, तीनों लंबाई पर 3 है। तो इसलिए यहां पर इस राशि को हम क्या कहेंगे? व्युत्पित भौतिक राशि। इसका खुद का अस्तित्व नहीं है। यदि एक भुजा नहीं होती तो आयतन नहीं होता, है ना। तो हमें ये तीनों मालूम है तभी हम आयतन निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जो कितनी राशियां काम में आई है, क्यूबॉइड की बात करें तो क्या होगा? LBH। इसकी बेलन की बात करें तो पाई R²H, और ठोस गोली की बात करें तो 4/3 पाई R³। ये सारे पढ़ के आए हो आप अच्छे तरीके से, ये तो आपको आता ही है सारा का सारा। यानी ये सब हमें करने के लिए, आयतन हमें ज्ञात करने के लिए यहां पर 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर तीनों भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 2 त्रिज्या और 1 ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, एक ऊंचाई, और यहाँ पर 3 त्रिज्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयतन निकालने के लिए 3 मूलभूत भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, जो किसमें नापी जाती हैं? मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों मीटर में नापी जाएंगी, यानी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 3। ऐसे आयतन क्या हो जाएगा? सॉरी, विमा। लंबाई को किस में नापा जाता है? किस लंबाई का सिंबल क्या है? एल। एल गुणा एल, यानी एल की घात 3। इसमें 3 लंबाई का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसकी विमा को क्या बोलेंगे? एल की घात 3, और इसका मात्रक क्या बोलेंगे? मीटर की घात 3। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लिया? नोट कर लो। आयतन को नोट कर लो। क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन और ठोस गोला। खोखला गोला भी हो सकता है, उसका भी आयतन होता है। खोखला गोला जो होता है, होलो स्फीयर होता है, उसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, यानी उसके अंदर हवा आ सकती है। टेनिस की जो बॉल होती है अपनी पिचकती है ना, वॉलीबॉल होती है, फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, उसके अंदर हवा भरते हैं ना। वो हवा, कितनी हवा भरते हैं? ज्यादा हवा भरते फट जाएगी वो, यानी कितना आयतन उसका फिल है। तो उसके लिए हमें 3 त्रिज्याओं की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 त्रिज्याओं, तीनों त्रिज्याओं को किस में नापते हैं हम? मीटर में। तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसकी विमा हो जाएगी एल क्यूब। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर, एक गिलास में पानी भरा है, गिलास का जो आकार है वो कैसा है? बेलनाकार है, ठीक है। उसमें पानी भरा है, तो मैं पानी को मीटर क्यूब में तो नहीं नापूं, मैं तो किस में नापता हूँ? लीटर में नापता हूँ, है ना। तो जो आयतन है उसकी विमाएं क्या होती है? लीटर भी होती है ना। उस लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट आप कर सकते हो, वो भी एक तरीका होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर? वो उसका द्रव्यमान, घनत्व उस पर डिपेंड करता है, तो उसके आधार पर हम इसको चेंज करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ने वाले हैं, जिनकी अलग अलग मात्रक होने वाले हैं, अलग अलग विमा होने वाली है, और उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अब फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनको हम यूज कर रहे हैं, मूलभूत भौतिक राशियों को काम में ले रहे हैं, और उनके बार बार
रिपीटेशन से, हो सकता है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी होने वाला है। दो मूलभूत भौतिक राशि को आपस में भाग करेंगे तब एक नई भौतिक राशि बनेगी, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पत्ति भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए ना बात। चलो तो वन बाय वन शुरू करते हैं। अब आपको बता दिया जाए, आप मतलब बहुत तगड़े क्या हो, मोटरसाइकिल चलाने वाले एक आप मतलब ड्राइवर हो, आपको स्पोर्ट्स बाइक चलाने में बड़ा मजा आता है। आप क्या करोगे, एक स्पोर्ट्स बाइक लाओगे और उसको 150, 200, 300 किलोमीटर की रफ्तार से भगाओगे, भगाओगे ना। ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, स्पीड है ना। स्पीड, हर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी इसने जाना कि स्पीड क्यों है। स्पीड यानी नंबर ज्यादा होता है, स्पीड खतरनाक होती जाएगी। पर यह स्पीड आवा कैसे, कैसे इसको हम परिभाषित करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। ये स्पीड है क्या, ये एक भौतिक राशि है। कौन सी है, मूलभूत है बताओ या अपने क्या नाम व्युत्पत्ति है, कौन सी है, मूलभूत है व्युत्पत्ति है। अरे मूलभूत में तो 7 चीज है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, पदार्थ की मात्रा, तापमान और तीव्रता और विद्युत धारा। इन 7 के अलावा, इन 7 से मिलकर जो चीजें बनने वाली है ना, इस दुनिया के अंदर जितनी भी जो घटनाएं घटित होती है उनको परिभाषित करने के लिए इन 7 से मिलकर बनी होंगी। ये 7 का नाम तो आएगा ही आएगा। जैसे हमारे जनरेशन की हम बात करना चाहें कि मेरे दादा का नाम ये, मेरे दादा के पिताजी का नाम ये, और दादा के दादा का नाम ये, और उस दादा के भी पिताजी का नाम ये, और उसके भी दादा का नाम ये। यानी हमारी जनरेशन की कोई बात करे तो स्टार्टिंग में जो हमारा दादा रहा होगा, बताओ उनके योगदान को हम भूल सकते हैं क्या, वो तो रहेगा ही रहेगा ना। यदि वो दादाजी आपके नहीं है तो बताओ आप हैं क्या, आपका कोई अस्तित्व है क्या, किसी भी हाल में नहीं है। यानी जो जनरेशन स्टार्टिंग हुई है वो जनरेशन स्टार्ट ही नहीं होती तो आगे वाली जनरेशन कहां से आती, नहीं बन पाती ना। तो कहने का मतलब उनके योगदान को नहीं भूल सकते। तो इसी प्रकार यहां पर भी भौतिक राशियां कौन सी हैं, 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, उनसे मिलकर बनी है बाकी सारी की सारी। जैसे पंखा चल रहा है तो आपके ऊपर हवा का क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। एरोप्लेन उड़ रही है तो एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कौन लग रहा है, नीचे से दाब लग रहा है, वायुमंडल का दाब लग रहा है। वहां पर बर्नौली का सिद्धांत लग रहा है, उसके नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ऊपर कम हो जाता है, उसके बारे में भी हम अलग पढ़ेंगे। हार्ट लगातार पंपिंग करता रहता है, ब्लड को क्या करता है, फोर्स लगा लगा कर उसको आगे भेजता रहता है, लगातार चल रहा है ना। तो कहने का मतलब है आप ये समझ लो जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, स्पीड बढ़ रही है ना। आप एक्सेलरेट करते हो, साइकिल के पैडल लगाते हो तो तेज चलने लगती है, ब्रेक लगाते हो धीरे हो जाती है, ब्रेक लगाते हो तो ऐसा क्या होता है, एक्सेलरेट करते हो, पैडल चलाते हो तो ऐसा क्या होता है। तो ऐसा ये सारे की सारी चीजें जो है इनको नाम दिया गया है, भौतिक राशि दिया गया है। वो भौतिक राशि किन से मिलकर बनी है, मूलभूत भौतिक राशि जो 7 है उनसे। उन 7 का नाम तो आएगा ही आएगा, ये आप हमेशा श्योर हो जाना कि उन 7 का नाम जरूर आने वाला है। उन 7 को नहीं हटा सकते हम, है ना। वो 7 उनके अंदर कैसे न कैसे किसी भी हाल में वो वहां पर फिट हो जाएंगी। तो इसलिए उन 7 से मिलकर बनी है वो राशियां, तो इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति भौतिक राशियां। ऐसे बहुत है, अनगिनत है। हम आपकी जो बुक है उसके अंदर लगभग 100 के आसपास भौतिक राशि है, उनका हम अध्ययन करेंगे जो पूरी फिजिक्स में आने वाली है। 11th और 12th में तो आपकी विशेष तौर आने वाली है। 11th और 12th की जो कंप्लीट पढ़ाई है ना, उसका समराइज पार्ट है ये, जो अपेंडिक्स A9 है। लास्ट का जो पेज है वो आप खोल के देखो, अपेंडिक्स A9, उसके अंदर भौतिक राशियां दे रखी है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ 1 बाय 1 शुरू करता हूँ। भौतिक राशि, और उससे पहले मैं एक और चीज परिभाषित करना चाहता हूं, उसके बारे में पहले बता देता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा आनंद आ जाए। मात्रक पद्धति, इसके बारे में थोड़ा हम बाद में चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति भौतिक राशियों के बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और चाहिए हमें, उन्हें बोलते हैं मात्रक पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सिस्टम। मात्रक पद्धति क्या होती है, ठीक है।
मात्रक पद्धति क्या होती है, हाँ अपेंडिक्स A9 जो है ना ये वाला। मात्रक पद्धति क्या होती है, यानी मात्रक जो अभी पढ़ा आपने, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना, लंबाई को आप ऐसे भी नापते हो। आपने बताओ, आपसे कोई कह दे कि आपकी हाइट कितनी है, तो कोई बोलेगा 5 क्या बोलेगा, किलोमीटर, या 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, अंतर आ जाता है। 5 के आगे आपने जैसे ही फिट लगाया तब तो सही है, और 5 के आगे किलोमीटर लगाते ही क्या हो गया, अरे उसका विजुअलाइजेशन इमेजिन करके देखो, आपकी हाइट कितनी है, 5 किलोमीटर। आप कहां जाके बादलों के बीच में जाके सर टकराओगे अपना, अंतर आ जाता है। सिर्फ समझने का अंतर है, छोटी सी बात है पर समझने का अंतर है। मात्रक अलग लगाते ही मात्रक का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। समय की बात करें, 1 सेकंड या 1 घंटा या 1 दिन या 1 वर्ष, बताओ आगे जो लगाया ना उससे ही बहुत फर्क पड़ जाता है। मात्रक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मात्रक पर विशेष अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो मात्रक का कुछ सिस्टम होता है इस पूरी दुनिया के अंदर। क्या आप ये समझते हो कि हमारे घर पर जो सामान आता है मार्केट से, हम चीनी लेके आए, चाय लेके आए, नमक लेके आए, घर पर जो भी जरूरत चीज़ है, आप मिर्ची, जो भी मसाले की बात करें, या गेहूं आटा, जो कुछ भी आप ला रहे हो, उसको आप मेजर करते हो मार्केट से, जब तोल के तो लाते होंगे, ऐसे थोड़ी उठाया दुकान से, चलो साहब अपने घर पे ले चलते हैं, और वो भी आपकी मर्जी है, उतने रुपए दे दो उसको, ऐसा होता है क्या? पहले के जमाने में हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर मापन का सिस्टम नहीं था, मेजरमेंट के लिए उनके पास कोई वेइंग मशीन नहीं थी। तो वो क्या करते थे, अनाज के बदले सामान देते थे। किसान जाते थे, अपना अनाज लेके जाते थे, और उस दुकानदार के पास वहां जाकर उससे चीनी लेके आते थे, शक्कर लेके आते थे, जो कुछ भी, वो चाय लेके आते थे। उसके बदले वो सामग्री के बदले सामग्री मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पर मेजरमेंट का सिस्टम नहीं था, करेंसी का इतना प्रचलन नहीं था। फिर जैसे जैसे इस मानव सभ्यता में विकास हुआ, लोगों ने समझ विकसित की कि इसका एक मूल्य निर्धारित किया जाए कि इसका स्टॉक इतना है मार्केट के अंदर। अब ये बताओ, सोने की कीमत सबसे ज्यादा या व्हाइट गोल्ड की कीमत सबसे ज्यादा, उसके बाद गोल्ड की कीमत, उसके बाद सिल्वर की, चांदी की कीमत, उसके बाद धीरे धीरे आपने बात करें अपने एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी सबकी वैल्यू अलग 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 निर्धारित है। बताओ, सोना कहां से निकलता है? पहाड़ों से, खान से निकलता है। एल्यूमिनियम कहां से निकलता है? खान से निकलता है। हिटलर का नाम सुना होगा आपने। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर के घर पर सबसे पहले, जैसे जो एल्यूमिनियम है ना, जिसे आजकल गांव में सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर नहीं, वो एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर तो चांदी होती है। एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम के बर्तन उसने क्या है, बहुत भारी मात्रा में बनवाए, और उनका इंपॉर्टेंस वो इतना ज्यादा समझता था कि आज आप गोल्ड को समझते हो, आपके घर पे यदि सोने के यदि आपके वो हो, थाली हो, प्लेट हो, तो कैसा लगेगा आपको? चम्मच सोने की हो, जैसे अंबानी के घर में क्या है, सोने का चम्मच, सोने की थाली, उसमें वो खाना खाते हैं, है ना। आप अपने घर पर स्टेनलेस स्टील की थाली में खाना खाते हो, बस अंतर इतना है, वो सोने की थाली है, वो स्टेनलेस स्टील की थाली है। बताओ, दोनों चीज निकली तो एक ही जगह से, खान से निकल कर आई है। वहां पर भी तो कोई ना कोई खान से ही तो निकल, गोल्ड भी तो वहीं से निकलता होगा, पर गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? इसका मूल्य इतना ज्यादा क्यों है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गोल्ड की इतनी कीमत ज्यादा क्यों है, सिल्वर की कीमत कम है, एल्यूमिनियम की तो बहुत ही कम है। एल्यूमिनियम तो आजकल घरों पर यूज करना ही बंद, घरों में यूज करना ही बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। स्टेनलेस स्टील की कीमत बहुत कम है, थाली स्टेनलेस स्टील की 200 रुपए में आ जाएगी, 150 रुपए में आ जाएगी, पर यदि सोने की थाली लाना चाहोगे तो कितना रुपए लगेगा आपको, है ना, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, तो लाखों रुपए लग जाएंगे। अब आप ये बताओ, इतना ज्यादा अंतर प्राइस का मूल्य निर्धारित हो गया, किस आधार पर हुआ? स्टॉक के आधार पर, स्टॉक और डिमांड के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है। मार्केट के अंदर आप जाते हो, आलू की कीमत हो सकता है आज 10 रुपए है, जिस टाइम पर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और स्टॉक कम हो जाएगा, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपए हो जाएगी नहीं? कहने का मतलब है, हर वस्तु का एक मूल्य निर्धारित होता है, उसके स्टॉक पर आधारित
और उसकी डिमांड पर आधारित। सोना जो है वो एक बहुत ही अच्छी धातु होती है, चमकीली धातु होती है, और उसका जो क्षरण होता है, डीके होता है, वो भी कम होता है, और साथ ही साथ इसका स्टॉक बहुत कम है। इसको शुद्ध करने का जो माध्यम है, तरीका है, वो बहुत खर्चीला है। स्टॉक कम, वहां से निकालने का जो तरीका है, जिस माध्यम से उसको निकालते हैं, उसका शोधन करते हैं, वो बहुत खर्चीला है, पैसा बहुत लगता है। तो अब वो क्या होगी, धातु महंगी होगी। भाई खेत में आप कोई अनाज लगाओगे, वो आप वहां पर 1 लाख रुपए पहले से इन्वेस्ट कर चुके हो, आप 1 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करोगे क्या? आप उसे 1 लाख में तो ज्यादा बेचोगे, तभी तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो लगाने का फायदा क्या है? आपने कोई भी धंधा किया, कोई बिजनेस किया, तो उसमें आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आप 2 लाख से ज्यादा ही तो कमाने चाहोगे। वो इन्वेस्ट किए वो आ जाए, उसके लिए थोड़ी प्रयास करोगे। लॉस में जाएगा तो बात अलग है, पर आप उससे इन्वेस्ट किया है तो आप उससे कुछ बेनिफिट लेना चाहोगे, सीधी सी बात ये। तो ऐसी ही स्थिति है, जो गोल्ड है इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, स्टॉक कम होता जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि देश के अंदर प्याज की कीमत अचानक बढ़ जाती है, और वहीं एक तरफ देखा जाए तो किसान उस प्याज को सड़क पे डालता है, 2-2 रुपए किलो बेचता है। आज बारिश के टाइम पे आप यदि नोटिस करना चाहो तो आज किसान उसको प्याज को फेंक रहा है, कोई यूज ही नहीं कर रहा उसका। और वही प्याज कुछ दिनों बाद स्टोकर्स क्या करते हैं, उसको स्टॉक करते जाते हैं, स्टॉक करते जाते हैं, और पूरे देश के अंदर वो प्याज की किल्लत होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, वही प्याज 100 रुपए किलो हो जाएगा ना। देश को बाहर से आयात करना पड़ता है उन स्टोकर से मुकाबला करने के लिए। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है, ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब है, इनकी जो मूल्य का निर्धारण किया गया, तो इसी प्रकार शुरुआत में जैसे आपको कहा गया कि आप 1 किलो कितना होता है, आपके दिमाग में प्रश्न आता है 1 किलो कितना होता है? 1 किलो इतनी सारी चीज लेके आए उसे कहते हैं 1 किलो, या इतनी सारी चीज आए उसको कहते हैं 1 किलो, या इस चौक का जो टुकड़ा है इसको 1 किलो कहते हैं। तो शुरुआत में इसको निर्धारित किया गया है ना। वो निर्धारित करने के लिए भाई प्लेटिनम इरिडियम एक धातु है, उनको दोनों का मिश्रण किया गया, उसको एक लेबोरेटरी के अंदर रखा गया अलग। पहले सपोज एल्यूमिनियम ले लिया, फिर एल्यूमिनियम का पता चला कि एल्यूमिनियम 1 साल बाद में क्या हो गया, जितना टुकड़ा रखा था उससे कम हो गया, तो वो तो अपने काम का नहीं है। सपोज आपने एक पत्थर का टुकड़ा रखा, कहीं पर रख दिया कि 1 किलो का पत्थर का टुकड़ा ये है, ये बाट का रूप में आप इस्तेमाल कर लो। थोड़े दिन बाद में पता चला पत्थर का एक कोना टूट गया, अब वो तो 1 किलो नहीं रहा। अब 1 किलो सोना तोलना, आपको कीमत में बहुत बड़ा अंतर है, कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि उसका कोना भी थोड़ा सा भी टूट जाएगा ना, तो भी, क्योंकि ग्राम में यदि चला जाएगा, ग्राम में भी लॉस होता है, तो बहुत बड़ा नुकसान है। और वो भी एक आदमी को नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको नुकसान होगा, पूरी दुनिया में जितने कस्टमर उसको नुकसान होगा। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए बहुत ही शानदार सी तरकीब निकाली। वो तरकीब ये, एक ऐसा मिश्रित धातु ली जिसका डीके नहीं होता है, जिसका लॉस नहीं होता है, जिसमें कोई नुकसान नहीं होता है, और उसको आप हमेशा तोल के देख लो। जो आपके पास सपोज लोहे का, आपने पहले के जमाने में देखे होंगे लोहे के चलते थे 1 किलो 2 किलो, आप आटा चक्की पे भी देखते होंगे इस तरह की चीज, 1 किलो का वाट है, 2 किलो का वाट है ना, बोलते हैं ना। वो लोहे का है, पर लोहे की समस्या क्या है, धीरे धीरे उसके ऊपर जंग आना शुरू कर देता है। जंग आ जाता तो उसका वजन बढ़ जाता है। अब बढ़ गया तो आपको, अब वो दुकानदार को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो इसका एक तरीका है, उसको आप पहले क्या करो, पहले के टाइम पर तो क्या आते थे, गांवों के अंदर भी दुकानों पर आकर चेक करते थे, स्टैंडर्ड वाट लेके आते थे और उससे उसको चेक करते थे कि इसका वजन सही तो है क्या, सही नहीं है तो इसके अंदर कम ज्यादा करो, वापस सही करो इसको, है ना। तो उसको किससे तुलना करें, वो तुलना करने के लिए एक मिश्रित धातु है जिसका नाम क्या है, प्लेटिनम और इरिडियम, और उसको फ्रांस एक देश है, उसकी राजधानी पेरिस में रखा गया है, और उसका वजन कभी भी कम नहीं होता, होता तो भी बहुत कम होता, न के बराबर होता है, यानी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कब से, वर्षों पहले से रखा था, कई साल पहले रखा था, आज भी उसका वजन उतना ही है। यानी उससे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मेजरमेंट किए जाते हैं, 1 kg के मेजरमेंट किए जाते हैं, उसको उससे कंपेयर करके करते हैं, जिससे हमारे त्रुटि होने की, गलती होने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है। अब 1 किलो सोना लेके आओगे तो आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो 1 किलो की जो मेजरमेंट उस वेइंग मशीन से हो रही है, उसकी तुलना किससे की गई है, उस प्लेटिनम इरिडियम से की गई है।
हालांकि कुछ लोग इसमें बदमाशी करते हैं, उसके लिए भी एक तरीका है, आप अपना मेजरमेंट कीजिएगा और कंज्यूमर कोर्ट होता है उसके अंदर चले जाओ आप कि साहब दुकानदार ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, मैं 1 किलो सोना लेके आया और उसने मेरे को 990 ग्राम दे दिया, 10 ग्राम कम दे दिया, तोलते टाइम गड़बड़ कर दी। तो कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है, कस्टमर का सपोर्ट करता है ना। हालांकि उपभोक्ता को ये चीज़ें मालूम नहीं होती है, बहुत सारे लॉस कर बैठते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, घर उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। वेरीफाई करने का भी हमारे पास स्रोत आज के ज़माने में तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। अब तो बहुत हमारे पास वेइंग मशीन घर में 2 मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, शहर में कति मिल जाएगी, है ना, और वो भी डिजिट्स में मिल जाएगी, हाई डिजिट्स तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आजकल वो इतनी सारी समस्याएं नहीं है। तो कहने का मतलब है द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। अब हमें जरूरत पड़ी कि एक दूसरे देश को जरूरत पड़ी, नहीं हम साहब हम तो किलोग्राम में नहीं नापेंगे, हम तो ग्राम में नापेंगे। एक वाले करें हम तो नहीं, ग्राम में नहीं, हमारा तो सिस्टम चलता आ रहा है, पाउंड में नापते हैं हम। अब ये बताओ, आप एक देश में स्टडी करते हो, आपको किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी, वहां सर्विस करने की जरूरत पड़ी, आप तो सारा सिस्टम फेल हो गया, यहाँ का पूरा एजुकेशन आपके लिए तो एक मतलब कोई काम का नहीं रहा। तो आप दूसरे देश में जाओगे तो कैसा काम करेगा। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इस एजुकेशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, इस मेजरमेंट सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाने के लिए यूनिट सिस्टम बनाए गए। जैसे यूनिट सिस्टम कौन कौन से हैं, 3 यूनिट सिस्टम होते हैं, MKS, CGS और FPS। ये 3 सिस्टम चला करते थे, अलग अलग कंट्री का जो समूह है। कुछ लोग M यानी मीटर, लंबाई को किस में नापते थे, मीटर में नापते थे। K यानी केजी, किलोग्राम। S यानी सेकंड। अब आप ये तो जानते ही है, मीटर किसको नापते हैं, मीटर से लंबाई को, किलोग्राम द्रव्यमान को, सेकंड टाइम। CGS एक ये दूसरा मेथड है, पद्धति है। इस पद्धति में हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि CGS यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G यानी ग्राम और S यानी सेकंड। FPS में फुट, पाउंड और सेकंड। यहां पर लंबाई को फुट में और जो पाउंड में यानी मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापा जा रहा था। यहाँ सेंटीमीटर में लंबाई को, यहाँ ग्राम में द्रव्यमान को और सेकंड में टाइम को, और मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में, इस तरह प्रकार नापा जा रहा था। फिर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक जना तो लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहा है, एक जना फुट में नाप रहा है, एक जना मीटर में नाप रहा है। आप ऐसे करो, सारे मिल जाओ और सारे के सारे लंबाई को एक यूनिट से नाप लो, एक मात्रक से नाप लो। और फिर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे हमने कह दिया SI। ठीक है, SI सिस्टम, SI मात्रक पद्धति। और SI मात्रक पद्धति में क्या किया गया, जो MKS था यानी मीटर, मीटर के बाद में किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में SI में नापा गया। यानी अब पूरी दुनिया लंबाई को किस में नापती है, मीटर में, मास को किस में नापती है, किलोग्राम में, और टाइम को किससे नापती है, सेकंड से नापती है। अब पूरी दुनिया ने एक कॉमन सिस्टम बना लिया। अब यानी यहाँ के जो एजुकेशन है वो आप किसी भी कंट्री में जाके करो, वहाँ पर आप मेजरमेंट करो, वहाँ शॉपकीपर के पास जाओ, वहाँ पर आप कोई सामान लेके आओ तो आप किलोग्राम में लेके आओगे, वहाँ पर आप कोई कपड़ा लेके आओ तो मीटर में नापोगे, वहाँ पर कोई भी समय की बात करो तो सेकंड में नापोगे। ऐसा थोड़ी कि वहाँ पर आप दूसरे यूनिट सिस्टम में बात करो। तो एक कॉमन यूनिट सिस्टम बन गया SI यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसके अंदर हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये 3 यूनिट सिस्टम है, तीनों से हमने एक बना लिया। अब इसका भी इस्तेमाल करेंगे। आप ये मत सोचना कि हम सेंटीमीटर काम में नहीं लेंगे, हम ग्राम भी काम में लेंगे, हम पाउंड और फुट भी काम में लेंगे। फुट और फीट में क्या अंतर है, एक फुट होता है, एक फीट होता है।
फुट और फिट, फिट प्लूरल है, फुट सिंगुलर है ना। आगे बढ़े, चलो तो अब आगे शुरू करते हैं किस तरीके से हम मात्रक और विमाएं निकालते हैं। जिस पर आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं और आपको इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आपको मैं बताऊं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बड़ा काम का है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करो, किसी भी, नीट, आईआईटी, है ना, आप प्री की बात करो, मेंस की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक नहीं, दो दो क्वेश्चन आते हैं। नीट के अंदर भी दो दो क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या? व्युत्पत्ति भौतिक राशियां। भौतिक राशियों के मात्रक और विमाएं। चलो इनको पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एक बार इतना सफिशिएंट है।